हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी हम पढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, क्या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे से आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो सवाल यही उठता है हमारे जहन में कि ये रिसोर्सेज हैं क्या। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन हम लिखे हैं रिसोर्स की, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और यही आपका नोट्स होगा। तो रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिसोर्सेज आर एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। हर वो चीज़ जो अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में और जिससे हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज है। और वो क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि हम उसको टेक्नोलॉजी गेट कर पा रहे हो, ठीक है। और फिर होनी चाहिए इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि सस्ती भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको किसी ज़मीन में आपको पता है कि 5 ग्राम सोना दबा हुआ है और उसको निकालने के लिए आपको चाहिए 5 करोड़ रुपए, और उसको निकालने के बाद जब आप उसको सोने को बेचेंगे है ना मार्केट में, तो वो केवल बिकेगा 1 करोड़ का ही, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा ना। तो ऐसा रिसोर्स नहीं होता है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, यानी कि उसको कल्चर हमारे एक्सेप्ट करते हो, उसको हमारा समाज एक्सेप्ट करता हो। मान लीजिए मंदिर के नीचे सोना दबा हुआ है, तो आप उसको खुद के थोड़ी ना निकालेंगे, तो दूसरों के धार्मिक जज्बातों को ठेस पहुंचेगी, है ना, ऐसे करने से। तो वो रिसोर्स नहीं नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही है रिसोर्सेज की डेफिनेशन। और सिंपल वर्ड्स में देखिए, हम हमेशा लिखते हैं सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे हम, आप देखिए ये लिख रहे हैं, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एवरीथिंग विच वी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। हर वो चीज़ जिसको हम अपनी सेटिस्फाई करने के लिए अपनी नीड को यूज़ कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज के एग्जांपल देखिए, लर्न कर लीजिए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा इजी है। वाटर है, एयर है, पेट्रोल है, आयरन है, लैंड है, और जो भी चीज़ें हैं ना, ट्रीज वगैरह, सब कुछ चीज़ जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज कैसे मिलती है हमको, तो देखिए क्या करता है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर। ह्यूमन बींग्स जो है नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी लगा के उसे निकालते हैं। फिर उसके बाद क्रिएट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, यानी कि फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं उसको ठीक से रिफाइनिंग या उसकी प्योरिंग करने के लिए। और उसके और ये इससे क्या करते हैं, हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा अच्छे से बढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, आपको इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ये पेज 2 पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज पढ़ लिया हमने, अब इसके क्लासिफिकेशन देखना हमें बाकी है। तो क्या है, रिसोर्सेज को चार चार बेसिस पर हमें क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से बेसिस हैं वो, तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से जनरेट हुई है, कहाँ से आई है, उसको नेचर ने बनाया है, हमने बनाया है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ठीक है, एग्जॉस्टेबिलिटी यानी कि वो खत्म होगी या फिर नहीं होगी। तो तीसरा है फ्रेंड्स ओनरशिप, वो किसकी है, नेशनल गवर्नमेंट की है, हमारी है, या किसी इंडिविजुअल की है, फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की है। तो ओनरशिप के बिहाफ पर उसको वो किया गया है क्लासीफाई। और डेवलपमेंट की, वो रिसोर्सेज कितना डेवलप्ड है या नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बेसिस पे हमें हमें वो किया गया है, ठीक है, क्लासीफाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर हम देखेंगे, पहला बेसिस जो है वो ओरिजिन ही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को क्लासीफाइड किया गया है 2 टाइप्स में रिसोर्सेज को। तो कौन कौन सी हैं वो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक एंड एबायोटिक फ्रेंड्स क्या होती हैं, देखिए ये हम पहले इसके एग्जाम्पल लिख दिए थे कि प्लांट्स एंड एनिमल है बायोटिक, और एबायोटिक एयर वाटर एंड सॉइल है, ठीक है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस नोट करते चलिए। बहुत अच्छी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, इससे अच्छा डेफिनेशन आपको मुश्किल से मिलता है। तो आगे चलते हैं। क्या था कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, द रिसोर्सेज विच हैव लाइफ, जो रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स हैं, जिनके पास अपनी लाइफ है, जो अपनी लाइफ जी रहे हैं। और विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, और वो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, यानी कि बायोस्फीयर से निकाले जा रहे हैं। यानी कि बायोस्फीयर क्या होता है, जितनी भी लाइफ है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सबका वो जो ग्रुप होता है, सबको बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर से जो ऑब्टेन की जा रही है रिसोर्सेज, तो क्या है वो बायोटिक रिसोर्स। जैसे जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी तो जी जान है ना, इनका भी तो एक लाइफ स्पैन है। और हम भी एक रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे फिश है, फिश को हम खाते हैं, तो वो भी एक रिसोर्सेज है और लिविंग है। तो देखिए क्या है, फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक, एनिमल वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। आप अच्छे से इसको नोट करते चलिए। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होती हैं फ्रेंड्स, द रिसोर्सेज विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज होती हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी हुई होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से बनती हैं। जैसे
हमारा टेबल है, चेयर है, वुड है, वाटर है, एयर है, इन सब में कोई लाइफ थोड़ी है, इनका कोई लाइफ स्पैन थोड़ी है, ये तो बस नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सब अबाउटिंग रिसोर्सेज होती हैं। और इसके एग्जाम्पल आप यहाँ से अच्छे से याद कर सकते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, सोइल है, एयर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और तो आप क्लास में जब जाएंगे बोर्ड एग्जाम में और इधर उधर देख के लिख देंगे कि दीवारों पर ये कलर हो रहा है, ये भी अबायोटिक रिसोर्सेज है, पंखा है, ये भी अबायोटिक रिसोर्सेज है, पेन है, ये भी अबायोटिक रिसोर्सेज है। खैर जो भी हो, आगे चलते हैं। फिर दूसरा बेसिस होता है एग्जिस्टेबिलिटी, कि ये रिसोर्स कब यहाँ से चली जाएंगी, यानी कि कब खत्म हो जाएंगी। तो क्या है एग्जॉस्टेबिलिटी के क्लासिफिकेशन दो टाइप से किए हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल वो होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, अपने आप को रीन्यू करती रहती हैं, जैसे वाटर, एयर, सनलाइट। और नॉन रीन्यूएबल जो कि बनने में इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और ये जल्दी से नहीं बन पाती हैं और ख़त्म होने के इनके चांस होते हैं, ठीक है। चांस के मतलब ख़त्म होने जा रही हैं आप जैसे जैसे यूज़ बढ़ता जा रहा है इनका। तो कोयला एंड पेट्रोलियम, वो अच्छे से इनको नोट कर लीजिए, अभी डिटेल में इनको देखेंगे। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज का डेफिनेशन आपको वहाँ पे इस तरह से लिख कर आना है, द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं और अपने आप को वो रिन्यूड करती हैं, एंड कैन रिन्यूड देम सेल्फ, ठीक है। अपने आप को वो रिन्यूड करती रहती हैं बाय फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस से या फिजिकल से, या फिर कह सकते हैं हम मैकेनिकल प्रोसेस से, ठीक है। ये अपने आप को रिन्यू करती रहती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये क्या है, ये कभी भी एंड नहीं हो सकती, कभी भी ये बेचारी ख़त्म नहीं हो सकती। रिसोर्सेज है ना, कितना कर रही है हमारे लिए, तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। और इसके एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, ये वाटर है, एयर है, सोइल है, ये कभी ख़त्म थोड़ी ना होंगी, ये तो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। सनलाइट है, ये कभी ख़त्म थोड़ा ना होगा। उसी तरह से नीचे आते हैं फ्रेंड्स दूसरे क्लासिफिकेशन पे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं। तो अब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार यूज़ हो गई तो वो दोबारा अपनी उसी फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। तो रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस एट ऑल, यानी कि इनको हम बना नहीं सकते, इनको हम रिन्यूड नहीं कर सकते एक रीजनेबल टाइम में, यानी कि एक छोटे टाइम पीरियड में हम इनको बना नहीं सकते। तो इसको ऐसी रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो द रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर, ये अपनी फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगा देती हैं बनने में। जैसे पेट्रोल है, कोयला, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए ये है, यहाँ से आप अच्छे से नोट कर दीजिए और यही आपका नोट्स होगा अच्छे से, यहाँ से आपको अच्छे से नोट करना है। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बिहाफ पर अब तीसरा क्लासिफिकेशन आ गया है कि ओनरशिप के बिहाफ पर हम चार टाइप से बांटते हैं। कौन कौन से टाइप है वो, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अच्छे से आपको एक अच्छे से याद करना है, ठीक है। आपको एक इस तरह से डिब्बा बना के उसके सामने लिख लेना है आपको कि कौन कौन से रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मोस्ट है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज है तो उसका हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है ये, द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, जो रिसोर्स केवल एक ही आदमी यूज़ कर रहा है या एक ही आदमी ने ओन करी हुई रखी है, एक ही आदमी ने अपना बनाए हुए रखी है, ठीक है। उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे आपकी बुक है, आप किसी को दूसरे को थोड़ी ना देते हो पढ़ने, मतलब अभी तो आप ही पढ़ रहे हो, आपका फ़ोन है इससे, तो ये सब क्या है, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं योर हाउस, आपका घर, आपका क्रॉप फील्ड, आपका खेत, आपकी व्हीकल यानी कि आपका बाइक या कोई भी कार, बुक, प्लॉट, आपका प्लॉट किसी और को थोड़ी ना यूज़ कर रहा है, वो उसको आप यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये सब क्या होंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होती हैं, जो कि पूरे कम्युनिटी के लिए होती हैं, ठीक है, पूरी समाज के लिए होती हैं, पूरी कम्युनिटी के यानी कि पूरे आपके समुदाय के लिए होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। फ्रेंड्स ज़रा आज आवाज़ थोड़ा अच्छा नहीं है किसी वजह से तो देखिए कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होती हैं ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो देखिए ये ऐसा है कि कुछ रिसोर्सेज जैसे आपके यहाँ पर सरकारी नल देखा होगा, तो किसी एक का थोड़ी ना है वो, तो वो सबका है ना। तो उसको सब यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। जैसे टेंपल है, उसमें सब जाते हैं, किसी को जाने से मनाया थोड़ी है, मनाई थोड़ी है ना, तो उसमें सब जा सकते हैं, कम्युनिटी का है रिसोर्सेज वो। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि सारे समाज के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल हो, उन रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहते हैं। तो देखिए यहाँ से आप एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। पेज 5 है फ्रेंड्स, यहाँ पे आती है नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज क्या होती है।
देखिए नेशनल रिसोर्सेज क्या होती है, ये भी इसका एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ओनरशिप के बिहाफ पर। तो देखिए ये क्या होती है, जो रिसोर्सेज अंडर कंट्रोल होती हैं किसके, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के, तो उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। तो ये क्या क्या है, देखिए नेशनल रिसोर्सेज जो होती है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आज हम स्टार नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अच्छे से आप इसको नोट करते चलिए। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल इसका, रेलवेज, ठीक है, रेलवेज है, ठीक है। और अच्छे से एक अलग एक छोटा सा मैंने टाइम लिया है आपके लिए, आगे इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसके लिए बाद में हम थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप इसको बस इतना नोट करके चलिए कि ये जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। और अच्छे से एक बिल्कुल छोटा सा बस 2 मिनट लिए हैं हमने लास्ट में वीडियो में, तो उसमें आप हम अच्छे से समझाएंगे आपको हम कि क्या होती है, ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ही अभी समझेंगे इनको तो फ्रेंड्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए कुछ और बातें बतानी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसी रिसोर्सेज जो उनके ज़रिए रेगुलेट होती हैं, किन के, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देखिए इसको भी हम बाद में समझेंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन में, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव वे में समझेंगे आप इसको, बस अभी इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, आप बाद में समझेंगे हम इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब आते हैं कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बिहाफ पर कैसे क्लासिफाइड किया गया। अभी हमने देखा कि ओरिजिन के बेस पर, फिर हमने देखा ओनरशिप के, फिर देखा हमने एग्जॉस्टेबिलिटी के, लेकिन लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के, कितना डेवलप्ड है हमारा रिसोर्सेज, वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो क्या क्या रिसोर्सेज हैं इसके बिहाफ पर, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है उनको निकालने के लिए, और हम चाहते भी हैं उनको यूज़ करना, ठीक है, हम उनको यूज़ करना भी चाहते हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यानी कि हम उनको अपने यूज़ में ला नहीं सकते, कर नहीं सकते उनको यूज़, हम चाहते तो हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज नहीं है, ठीक है, कैपिटल टेक्नोलॉजीज नहीं है। देखिए ये दिख रहा है, वी हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी, हमारे पास कैपिटल टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज़ करने के लिए। तो ऐसी क्या है, जैसे विंड है, सोलर एनर्जी है, तो अभी प्रॉपर मैनर में ये थोड़ा यूज़ थोड़ी हो रही है, बस कुछ ही तो सोलर प्लांट्स हैं जिनको यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब जितना वो सन सोलर एनर्जी दे रहा है सभी को हम यूटिलाइज थोड़ी ना कर पा रहे हैं अपने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज बनाने के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं ये, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, अच्छे से आप इसको नोट करते चलिए। आगे चलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होती हैं फ्रेंड्स। देखिए ऐसे रिसोर्सेज जिनके लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज हैं उनको निकालने के लिए, उनको यूज़ करने, उनको यूज़ में लाने के लिए, और हम उनको यूज़ करना भी चाहते हैं, ठीक है, और हम उनको यूज़ कर भी रहे हैं। उनमें तीनों चीज़ें हैं, यानी कि हमारा मर्जी भी है और हम उनको यूज़ कर भी पा रहे हैं, और हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी है, ठीक है, हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी हैं, और हमारी विलिंग्स भी है, यानी कि हमारी इच्छा भी है, हम इच्छुक भी हैं, उनको हम यूटिलाइजेबल कर भी पा रहे हैं, ठीक है, यूटिलाइज कर भी पा रहे हैं। तो ऐसी रिसोर्सेज को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इजी डेफिनेशन हम लिखे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज भी है, ठीक है, एंड वी वांट यूज इट, और हम इनको यूज़ भी करना चाह रहे हैं, और हम फिर इनको यूज़ भी कर रहे हैं। तो ऐसी रिसोर्सेज क्या होती हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो देखिए इनकी जो क्वांटिटी है वो सर्वे हुई है, ठीक है, कि कितनी मात्रा में ये कहाँ पे है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में है। देखिए ये लिख रहा है कि हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, इनकी क्वांटिटी जो है वो डिटरमाइन की हुई है। तो क्या है इसके यूजेस, डेवलप्ड रिसोर्सेज के मतलब एग्जांपल तो ये हैं कोयल एंड पेट्रोलियम, देखिए इनको हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें डेवलप्ड है। स्टॉक रिसोर्सेज क्या है, देखिए ऐसा होता है कि हमारी इच्छा तो होती है कुछ चीज़ों को यूज़ करने की, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है उसको यूज़ करने के लिए। तो ऐसे ही क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है द रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर द मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और वी वांट टू यूज़ इट, और हम इनको यूज़ करना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम इनको फिर भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं,
ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, हमारे पास किसकी कमी है? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज की। ठीक है, ये एप्रोप्रिएट है, अच्छे से आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए इधर आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, एप्रोप्रिएट आधा इधर है आधा इधर है, अच्छे से नोट कर लेना आप। तो ऐसी रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उनको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, हम उनको टेक्नोलॉजिकली अवेलेबिलिटी हमारे पास है नहीं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? ये यानी कि स्टॉक रिसोर्सेज। तो इसका एग्जांपल H2O। देखिए हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस हमें फ्यूल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब एक ये जो एनर्जी हमें मिलती है हाइड्रोजन से, एनर्जी गिवन गैस है। तो इसको हम पता है कि वाटर में ये दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक H2O और एक होता है H, एक होता है O। ठीक है, एक होता है H और एक होता है O। तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हम इसको अलग कैसे करें? हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, रिजर्व रिसोर्सेज क्या होती है। फ्रेंड्स ज़रा आपको परेशानी हो रहा होगा थोड़ा आवाज़ से, तो फ्रेंड्स आज बस आप थोड़ा सा फेस कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कल तक ठीक हो जाएगा ये सब चीज़। ठीक है, तो रिजर्व रिसोर्सेज क्या होती हैं फ्रेंड्स? तो ऐसी रिसोर्सेज जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और उनको निकालने के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज भी हैं, लेकिन फिर भी हमने छोड़ी हुई हैं, फिर भी हम उनको रिजर्व करे हुए हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको कैसे हम आगे कैसे वो अपना लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। तो उनके लिए हम रिसोर्सेज छोड़े, उनकी चिंता करके हम थोड़ा रिसोर्सेज को छोड़े हुए। जैसे जितने भी डैम हैं इंडिया में, सब पर हाइड्रो पावर प्लांट तो नहीं है ना, कुछ डैम ऐसे भी हैं। तो हम उन वाटर डैम को क्यों छोड़े हुए हैं? क्योंकि वो हमें आगे आने वाली जनरेशन उनका यूज़ करेगी। तो देखिए ये है इसका एग्जांपल, वाटर इन डैम्स। अच्छे से नोट कर लेना आप इसको। तो देखिए दूसरा ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट करते चलें। ठीक है, स्टार मिल रहा है इसको। आगे चलते हैं। इंडिया हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं इंडिया के पास, टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ पेरेंट जनरेशन, कि अब की जनरेशन की जो नीड्स है उनको फुलफिल कर सकें, लेकिन फिर भी हम उनको छोड़े हुए हैं, फिर भी हम उनको बचा के रखे हुए हैं। क्यों? बीन प्रोटेक्टेड, क्यों? क्योंकि फ्यूचर जनरेशन की चिंता कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो रिसोर्सेज को छोड़ा जा रहा है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने के बावजूद भी, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, हम उनको रिजर्व करे हुए हैं। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन जो है वो इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज का, जो जो किसका कारण बन रही है? ये 3 प्रॉब्लम्स का कारण बन रही है, इनको अच्छे से आप इसको नोट करते चलिए। तो क्या क्या कारण है वो? जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है इंसान का, यानी कि अंधाधुंध जो यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, तो ये कारण बन रही है किसका? डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज का, यानी कि रिसोर्सेज ख़त्म होने जा रही हैं, या रिसोर्सेज हम कह सकते हैं डिप्लीट हो रही हैं। ठीक है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं। और दूसरा है हैव्स एंड हैव नॉट्स इन सोसाइटी, और इसकी की वजह से हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड हो रही है सोसाइटी। और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और इसी की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन, ये सब चीज़ें इसी की वजह से हो रही हैं। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो वी मस्ट यूज़, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है कि हम अपनी नीड्स को भी फुलफिल कर लें और जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी कोई कमी ना हो। बस इतना सा बात है, इसको हम यहाँ पे लिखे हैं अच्छे से, इसी तरह से बिल्कुल आपको बोर्ड में लिख के आना है। ठीक है, वी मस्ट यूज़ द रिसोर्सेज इन अ वे, हम उस तरह से यूज़ करें कि इन्वायरमेंट का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, और हम अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर लें। ठीक है, आवर नीड्स शुड बी फुलफिल्ड, हम अपनी नीड्स को भी फुलफिल कर लें, और विद टेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की भी चिंता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। डू यू थिंक दैट द, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये रिसोर्सेज हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है फ्रेंड्स ये। देखिए अब मान लीजिए सोना है, वो नेचर ने दिया है मान लिया, लेकिन उसको निकालने के लिए हम अपने पास से टेक्नोलॉजीज तो लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुना करिए इस बात को।
तो उसको निकालने के लिए हम उसको अपने पास से टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, तो हम अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री गिफ्ट थोड़ी ना है, मान लो उसने दी है नेचर ने, लेकिन फ्री गिफ्ट हमें ऐसा ही थोड़ी ना दे रहा है फ्री में, हम अपनी तरफ से कुछ मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यही पूछा जा रहा है आपसे कि डू यू थिंक दैट द रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट इज एज्यूम्ड बाय मेनी। ये बहुत बार सोचा जा चुका है, बहुत लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, और देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किस तरह से, रिसोर्सेज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नहीं, ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज जो है वो फंक्शंस हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं वो फंक्शंस हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी करेगा तभी तो रिसोर्स निकलेंगी, तो पूरी तरह से वो डिपेंड है ह्यूमंस पर। मीन्स रिसोर्सेज आर द डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए जो हम बोले थे वही है, ह्यूमन देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन तो खुद एक रिसोर्सेज है ये। फिर ह्यूमन ट्रांसफॉर्म द मटेरियल अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। ह्यूमन जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि चेंज कर देता है हर वो मटेरियल को जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है। किस में चेंज करता देता है, रिसोर्सेज में, बाय यूटिलाइजिंग इट, यानी कि बाय यूटिलाइजिंग देम या बाय यूजिंग देम, उनको यूज करते हुए। तो ह्यूमन जो है वो सारे मटेरियल जो भी है एनवायरमेंट में उसको अपना यूज में लाते हुए उनको चेंज कर देता है, किसमें, रिसोर्सेज में। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनी मटेरियल विल नॉट कॉल्ड रिसोर्सेज अनलेस द ह्यूमन यूज इट। कोई भी मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अच्छे से इसको नोट कर लेना, याद भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है कि कोई भी मटेरियल है वो अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, और अगर उसको ह्यूमन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। कोई भी मटेरियल जब तक रिसोर्सेज नहीं कहला सकता जब तक वो उसको ह्यूमन यूज़ में नहीं ले रहा हो। द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नेचर टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। और जो ह्यूमन, नेचर, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजीज के बीच में जो ये जो रिलेशनशिप है, जो उसको कौन बनाता है, वो बनाता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। आगे चलते हैं। 2 टाइप्स की हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज लिखनी है और उनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। देखिए रीन्यूएबल को भी हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो होती है बायोलॉजिकल, जैसे कि जिनमें लाइफ है, जिनमें लाइफ है, जैसे वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगली जानवर वगैरह जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वनस्पति, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, जंगल वगैरह। और कंटिन्यूअस होती हैं ये, कंटिन्यूअस जैसे फ्लो ऑफ विंड, ये भी रीन्यू होती रहती है, वाटर, सनलाइट, लेकिन इनमें लाइफ नहीं है, बस ऐसा समझ सकते हैं आप इनको। और अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ये इसके क्लासिफिकेशन भी, ठीक है। पिछली बार हम नहीं देखे थे और यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, क्यों। आगे चलते हैं। देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के भी 2 टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बस ऐसी यूज, बस ऐसी, बस यही क्या है, रिसाइकलेबल, जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे मेटल है, मेटल को कोई भी शेप दे सकते हैं हम, मेटल का हथौड़ा बना सकते हैं मेटल का, फिर उसी मेटल का हम बर्तन बना सकते हैं, तो क्या है, ये रिसाइकलेबल है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिसाइकलेबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नीचे आते हैं, नॉन रिसाइकलेबल कौन सी है। अब भाई पेट्रोल है, आप गए पत्ती खालसा, ठीक है, कहीं भी गए, वो गांव का नाम है, कहीं भी गए आप, कोई भी शहर गए, तो उसको यूज़ कर ला, ठीक है, आपने पेट्रोल को, उसका धुआं बन गया, तो अब धुएं को पेट्रोल थोड़ी ना बनाया जा सकता है, ये बताइए आप। तो धुएं को पेट्रोल नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए हम कहेंगे नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। और सारे फॉसिल फ्यूल, कोयला है, जल गया, उसकी राख बन गई, उसका थोड़ी ना कोयला बना सकते हो फिर से आप। तो ऐसे रिसोर्सेज नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपसे होमवर्क में, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप आंसर ज़रूर देंगे एग्जाम्पल्स में, कि जो ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं, यानी कि शमशान घाट, ये जहाँ पे भी मरने वाले, ठीक है, जहाँ पर भी ले जाया जाता है, ब्यूरियल ग्राउंड्स। ब्यूरियल ग्राउंड्स क्या होते हैं, शमशान घाट, ठीक है, या कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कब्रिस्तान भी हो सकते हैं। तो ये कौन सा रिसोर्सेज है, आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना है फ्रेंड्स, ठीक है, होमवर्क है आपका, ये ज़रूर, ये किस रिसोर्सेज में आता है, किस टाइप के रिसोर्सेज में आएगा, ब्यूरियल ग्लैंड्स। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको आंसर देंगे अगर पढ़े होंगे ठीक से तो अभी तक। अब नेशनल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल लिखने हैं हमें, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है,
तो क्या है वो रिसोर्सेज? ऑल मटेरियल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, जितने भी हैं सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर, यानी कि भारत कुछ इस तरह से है, आगे तो मुझसे ठीक से बनता नहीं है, तो जितना भी है इसके अंदर की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में, यानी कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या हैं? नेशनल रिसोर्सेज हैं। तो उनमें क्या क्या आता है? ऑल मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, क्या है? वाइल्ड लाइफ आ रही है, ठीक है, और क्या है? लैंड्स है विद इन द नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर, और टेरिटोरियल वाटर रिसोर्सेज, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आप क्या होता है कि हमारा, मान लीजिए ये हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा नक्शा है देश का, आगे तो मुझसे ठीक से बनता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? वाटर है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। समझ लेना, बस आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये कोस्ट है, ठीक है, और यहाँ को तो आगे को समुद्र ही रह गया। तो यहाँ तक का एरिया, यानी कि आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, जितनी भी वाटर रिसोर्सेज है वो क्या है? टेरिटोरियल वाटर, यानी कि समुद्र में कोस्ट से 12 नॉटिकल मील्स तक का दूर का एरिया टेरिटोरियल वाटर में आता है, ठीक है, और वो सारी रिसोर्सेज नेशन की है। इसके बाद में हम क्वेश्चन दिया, अभी आप बस ऐसे ही समझ लीजिए, बाद में अच्छे से समझाएंगे आपको, फिक्र मत कीजिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए आप। देखिए इम्पोर्टेंट लगाए हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो है ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये है रिसोर्सेज आर द फाउंड इन टेरिटोरियल वाटर एंड टेरिटोरियल सी कम अंडर द नेशनल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो कि टेरिटोरियल वाटर में पाई जाती हैं या टेरिटोरियल सी में पाई जाती हैं, वो सब क्या है? नेशनल रिसोर्सेज के अंडर में आती है, ठीक है। फ्रेंड्स ज़रा परेशानी हो रहा है, आप अच्छा आज फेस कर लीजिए, कल ठीक हो जाएंगे। आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है। द एरिया फ्रॉम कोस्ट टू अप टू, देखिए ये हम देखें, देखो यहाँ पे हम दिए हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। कोस्ट से 20 नॉटिकल माइल्स अंदर तक समुद्र के जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंटीजियस जोन। क्या कहते हैं? कंटीजियस जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया समुद्र में क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आया होगा। फ्रेंड्स आप एक बार नोट कर लीजिए, आपको पॉज करके, ठीक है, और ये वाला जो हम क्वेश्चन दिए थे इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है आपको, और अभी इसका आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ये पार्ट 1 था इसका वीडियो का। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 कल आ जाएगा, आप अच्छे से इसको तब तक याद कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आप वीडियो देखते हो 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, और उनको पॉज करके फिर एक दिन लगाते हो नोट करने में, तो ऐसा अच्छा नहीं है ना। ये जो हम नोट्स बनाए हैं इनको आप अच्छे से नोट करके और अच्छे से आप इनको तैयारी करिए, और फिर हम इनको अच्छे से बताएं, अच्छे से वीडियो आएगी और आप इनको अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स अच्छे से नोट्स आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स बस इस आज के लिए इतना ही, ठीक है, एंड करते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी एक वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।